जनमन हम है जनमन जनमन। सबसे पहले आपके परिचय से शुरू करते हैं। अगर चंद शब्दों में आप बता पाएं अपने बारे में कुछ। चंद शब्दों में बता पाना तो मुश्किल हुआ, कहानी लंबी है। हाँ, वो आपसे चर्चा करके समझ में आया, बट कहीं से शुरू करें। मेरी उम्र भले कम है, 35 साल है, लेकिन लगता है कि एक पिक्चर है तो। और मैं आपके सामने जो आया हूँ वो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि हो सकता है कि इस पिक्चर का प्रभाव दूसरों पर भी पड़े। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि मेरा एक सोच है कि अगर आप किसी एक आदमी पे भी इम्पैक्ट कर सकते हैं तो करना चाहिए। हो सकता है वो बदले, वो आपसे कुछ सीखे। तो अब टू 10th अगर आप बात करेंगे, हर स्टेज से एक आदमी को गुजरना होता है, तो वैसा ही मैं भी एक छोटे में जब था, लड़का था, टू 10th, तो ऐसा था कि क्लास में पीछे बैठना और कुछ भी सवाल नहीं कर पाना। तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। और अगर वो कुछ पूछे कि एनी डाउट्स, तो मैं तो यही कहता था कि मैडम एक बार फिर से पढ़ा दीजिए, क्योंकि डाउट्स तो कुछ होते नहीं थे, समझ में कुछ आता नहीं था। तो फिर 11th-12th में, क्योंकि हमारे जहाँ पे मैं रहता था पापा के साथ, पापा सीमेंट प्लांट में काम करते हैं, तो जहाँ मैं रहता था तो कुछ बंदिशें भी थी। अप टू 10th तक ही स्कूलिंग थी वहाँ पे। फिर 11th में कॉमर्स लेना था तो मैं DPS कोरबा चला। पहली बार घर से बाहर निकलने का मौका मिला, बाहर मिला तो खुलापन आया। और आप मानेंगे नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। लोग ऐसा सोचते हैं कि सीमेंट प्लांट में रहते हैं तो अच्छा है, मतलब अच्छी एटमॉस्फेयर मिल रही है, पर सीमेंट प्लांट वगैरह ज़्यादातर जो कॉलोनीज़ है वो गाँव में बसे हुए हैं, कहीं तो रिमोट एरियाज में होते हैं। तो मैं जब पहली बार कोरबा पहुंचा और देखा शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, तो ऐसा लगा बाप रे बाप, ये क्या है, मैंने तो ये कभी देखी नहीं है। और 1-2 महीना तो मेरे लिए बहुत रोचक था। और फिर DPS कोरबा में पहुंचा, बच्चे अच्छे थे, सब अच्छे लगे। फिर खुलापन आया, खुलना चालू हुआ, बातचीत चालू हुई, टीचर से डाउट पूछना भी चालू हुआ। 12th की बात है। 12th में ठीक 2 महीने पहले तक, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले तक मैं क्लास में बहुत फेलियर स्टूडेंट हुआ करता था और 40-50% 1-2 सब्जेक्ट में लटकने वाला। पर जो आसपास के दोस्त थे वो 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे वगैरह चलता था। और मेरे पापा चूँकि एक सीमेंट प्लांट में एक ठीक ठाक पोस्ट पे थे, तो उनके लिए समय दुविधा भरा भी होगा कि लड़का बाहर जाएगा तो पैसे लगेंगे वगैरह, लेकिन फिर भी वो सोच थी नहीं। तो वो 2 महीने पहले जब वो प्री बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो उसके दौरान एक बार मेरी पापा से बात हो रही थी, तो पापा बोले कि यहीं पढ़ोगे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा कि पापा गुरु घासीदास में तो नहीं पढ़ोगे। क्यों? नाम ही नहीं अच्छा लगता। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी कितना अच्छा लगता है सुनने में। तो ये इसमें नहीं पढ़ूंगा मैं, भले भैंस चला दूंगा, कोई बात नहीं, गाँव में चाचा की दुकान है, वहाँ बैठ जाऊँगा, पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, मैं वही कर लूँगा, गुरु घासीदास में नहीं पढ़ूंगा। पापा बोले जितने तेरे परसेंटेज है उसमें तो तू यही पढ़ेगा। तो बोला कितना परसेंट लाना है? तो बोले 75 आएगा तब तो चलेगा। मैं बोला ठीक है, फ़ोन रखो। और यकीन मानिए मैंने फ़ोन रखा और 2 महीने अपने आप को झोंक दिया उसमें पढ़ाई में। तो वो भी एक छोटा सा हादसा है। एक दोस्त था, हम लोग स्कूटी में जा रहे थे, मैंने उससे पूछा, 12th का ही एक क्वेश्चन था। मैडम हमसे पूछा करती थी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, तो सब लोग जवाब दे देते थे 1, और मेरे को कुछ आता नहीं था। डिफरेंशिएशन ऑफ x² क्या होता है तो 2x बोल देते थे। मैं उस दोस्त से ऐसी गाड़ी में बैठ के बात किया, मैं बोला अरे यार ये तुम लोग बना कैसे देते हो, x² को 2x बना देते हो, x को 1 बना देते हो। तो उसने बताया कि फॉर्मूला है, डिफरेंशियल ऑफ एनी दैट नंबर इज इक्वल टू n(x⁻n−1)। ये फॉर्मूला में फिट करवा है, लेकिन तू बेवकूफ़ है, तेरे से कहाँ ये सब बनेगा। बस उसके ये अल्फाज थे और बेवकूफ़ है। और मैंने बोला गाड़ी रोक, और मैं घर चला गया, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये भी तो मेरे ही जैसा स्टूडेंट है, तो जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। और मैंने उस दिन से छोड़ दिया अपने आप को, एंड आई सिक्योर्ड समवेयर अराउंड 81%। फिर मैंने भी पापा को बोला कि पापा अब तो देखो आ गया है, और मात्र 2 महीने में। तो 81% आने के बाद फिर दिल्ली मुंबई वगैरह का एक सफ़र चालू हुआ। धक्के खाते जब कहीं एडमिशन फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एक मेरिट लिस्ट में, सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम निकला गोयनका कॉलेज कलकत्ता। बट कलकत्ता की छात्र राजनीति आप जानते हैं बहुत तगड़ी है, तो मेरी सीट भी चली गई और मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ।
तो लास्ट में साल मत बेकार हो जाए करके नागपुर यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। बट देन नागपुर यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो नागपुर यूनिवर्सिटी। आज का नाम भले उसका संत श्री तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस समय वो नागपुर यूनिवर्सिटी हुआ। एंड हम लोग जब ग्रेजुएट हुए उसी साल ही उसका नाम चेंज हुआ था। तो आई एम प्राउड दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन किया है GS कॉलेज से BCom में। उसके बाद फिर MBA करने में DMAT रायपुर आया। यहाँ पे भी एक छोटी सी कहानी है। 1 साल का मैंने ड्रॉप लिया, तैयारी की, कैट की कोचिंग की। कैट में मेरा 97 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल था, पर आप मानेंगे उस समय 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल में IIM का कट ऑफ हो जाता था। और आप ये भी मानेंगे कि IIM रायपुर जब खुला है 2008 या 9 में, जितना मैं जानता हूँ, तब वहाँ 81 परसेंटाइल में एडमिशन हो गया। क्योंकि मेरा उस समय 97 परसेंटाइल था और उस समय देश में IIM कम थे तो नहीं हो पाया। पर इसका मुझे पहले खराब लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि अब लगता है कि अगर IIM में होता तो नौकरी ही कर रहा होता इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाता। तो खुशी भी है उस बात की। फिर MBA करने के बाद पहला जॉब लगा रांची में। तो सेल्स में जॉब था, SBI लाइफ इंश्योरेंस। ठीक ठाक पैकेज था, क्योंकि शुरुआत अगर 18-19 हज़ार से हो जाए तो उस समय तो 18-19 हज़ार बहुत वैल्यूएबल हुआ करते थे। और खुशी इस बात की थी कि घर से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो रांची निकल गया। और रांची में क्योंकि हम ग्रेजुएट ट्रेनीज थे तो हमको ट्रेनिंग में थे हम तो 1 साल तक तो टारगेट्स वारगेट्स तो उतने मिलने नहीं थे। हाँ, वो ऑफिशियली था, अनऑफिशियली तो टारगेट रहेगा और आपको काम करना है। पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए 1.5 साल वहाँ मैंने काम किया और टर्मिनेट हुआ वहाँ से। हाँ, ये बताना बहुत मुश्किल काम है, लोग नहीं बताते अक्सर कि मैं टर्मिनेट हुआ था, पर मैं टर्मिनेट हुआ था। और 2 लोगों के साथ 2 और दोस्त थे, वो भी टर्मिनेट हुए। और वो इसलिए हुए थे क्योंकि सेल्स की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं जो एक आदमी को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, और एक आदमी चाह कर ग्रोथ लेने के लिए करता है। पर गलत तो गलत है, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ बचपन से था कि सही और गलत 2 चीज़ों का भेद करना आना चाहिए आपको। पर अगर आप जानबूझ के गलत कर रहे हैं तो फिर ये गलत है। सिर्फ ग्रोथ के लिए कर रहे हैं गलत, तो भी वो गलत है। गलत करने से बचना चाहिए आपको। 2 तरह की पॉलिसीज होती हैं, सिंगल और रेगुलर। तो सिंगल में आप जानते हैं बड़े अमाउंट्स आते हैं, हो सकता है आप जानते हैं 2 लाख 4 लाख रुपए की पॉलिसीज आती हैं, 5 लाख 10 लाख की। पर वो आदमी एक ही बार देता है और फिर वो बार बार नहीं देता और वो पॉलिसी वहीं क्लोज हो जाती है। बट आप जब ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये जो सिंगल प्रीमियम मैं लेके आता हूँ उसका 10% ही मेरे उसमें सेल्स में होता है, क्योंकि वो बार बार नहीं आना। और कंपनी तो ऐसा पॉलिसी चाहती है जिसमें उसको बार बार आता रहे रिव्यू, और वो पॉलिसी जो बार बार आएगा वो रेगुलर में जाती है तो उसका 100%। तो मान लीजिए अगर मैंने 4 लाख की पॉलिसी बेची और उसको मैंने आके इधर से सिंगल बुक किया तो मेरे में 40,000 काउंट होगा और टारगेट्स 10 लाख 20 लाख से नीचे तो होते नहीं। तो मेरे जो बॉस थे, नाम नहीं दूंगा, तो वो बोलते थे कि इसको रेगुलर कर दो। मैं बोलता था नहीं, ये सिंगल लाया हूँ, मैं सिंगल बोल के लाया हूँ, सिंगल पंच होगा ये। नहीं तो रेगुलर करोगे तो तुम्हारा भी बिजनेस बढ़ेगा और कंपनी को भी फायदा होगा वगैरह वगैरह। बोलता था वो कंपनी का लुकआउट है। मैं तो लेकिन अपने कस्टमर को सिंगल बोल के लाया हूँ ना, तो झूठ कैसे बोलूँ। अच्छा, इसमें दिक्कत मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने उस सिंगल पॉलिसी को रेगुलर कर दिया तो वो कस्टमर को बार बार देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं दे पाता है तो वो पॉलिसी फेल हो जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं आप कस्टमर को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। यही चीज़ नहीं करने के लिए मैंने अपने बॉस से फिर थोड़ी बातचीत बहस सब चालू की। बोलना तो आना चाहिए आदमी को, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो ज़रूर बोलना चाहिए। यही मेरी फिलॉसफी रही है कि चुप नहीं रहना है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको बोलो, सामने चाहे कोई भी। 10th तक ऐसा नहीं था, 10th के बाद भी चेंजेस आए। तो मैंने बोला, फिर वो बॉस को अच्छा नहीं लगा, फिर मैं टर्मिनेट हुआ। और आप मानेंगे नहीं, मेरी सैलरी उन्होंने रोक दी और 3 महीने की सैलरी मुझे एक साथ मिली। मेरी HR हेड टर्मिनेट हुई क्योंकि उसने मेरे को इलीगल ग्राउंड्स पे टर्मिनेट किया था। तो वो लड़ाई लड़ी लड़ाई लड़ने की आदत थी, तो वो लड़ाई लड़ी, बाहर निकले। और फिर मैं यहाँ आया, रायपुर वापस आ गया और सेंट्रल कॉलेज ज्वाइन किया। सेंट्रल कॉलेज कबीर नगर, MBA एंड इंजीनियरिंग का एक इंस्टीट्यूट था। वहाँ MBA डिपार्टमेंट को चालू करने वाले थे, तो दे नीडेड समवन टू वर्क फॉर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एंड MBA डिपार्टमेंट। तो मैंने उसमें अहम भूमिका निभाई, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कर दिए पूरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के, और MBA डिपार्टमेंट को चालू करने में इंटरव्यूज किया।
फिर एक दिन एक वाकया हुआ जिसके कारण मैंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने का लक्ष्य पहले से ही था कि ये था कि कुछ अपना करना है, चाहे गुपचुप ठेला ही क्यों ना हो, पर अपना कुछ करना है। तो जब MBA में टीचर्स रिक्रूट करने थे तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप इंटरव्यू ले लीजिए। तो मैं जब इंटरव्यू लेने बैठा तो मुझे नहीं बताया गया कि सैलरी कितनी देंगे। मैं तो इंटरव्यू लिया, लोग एक्सपेक्टेशंस पूछते हैं। अब अच्छे जो बंदे हैं वो तो अच्छे मांगेंगे, अच्छी चीज़ें महंगी आती हैं। तो जो अच्छे बंदे आए उन्होंने बोला 20,000 लेंगे, 25,000 लेंगे। मुझे वो बंदे अच्छे लगे, मैंने उनका सिलेक्टेड मार्क कर दिया और अपना जो सुझाव है वो भेज दिया मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट मुझे बुलाया, बोले कि आप तो ये इनको सेलेक्ट कर रहे हैं, ये तो 20,000 और 25,000 मांग रहे हैं, कॉलेज कैसे देगा? तो मैंने बोला आपने बताया नहीं था मेरे को कि आप कितने में चाहते हैं। 8-10 हज़ार बहुत होता है सर, 8-10 हज़ार में टीचर रखेंगे। मेरा दिमाग आउट हो गया। बोला आप MBA में पढ़ाने के लिए 8-10 हज़ार के टीचर रखेंगे और वो MBA पढ़ाएंगे और वो देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं दिल से अंदर को खराब लगा कि यार ये नहीं कर सकते। मतलब जो खुद ही MBA नहीं है वो फिर कैसे एक्सपीरियंस की बात करेगा, वो कैसे सेल्स के लिए लोगों को तैयार करेगा, बच्चों को तैयार करेगा, और बच्चे देश के भविष्य हैं। मैंने वो छोड़ दिया और रेजिग्नेशन दिया। तो रेजिग्नेशन पहले एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, बाद में उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया। ये बोल के मैंने बोला उनको कि मैं कहीं और तो जा नहीं रहा हूँ जॉब करने, अपना काम करूँगा। और मैंने वहाँ से क्विट किया। फिर वहाँ से एक नई जर्नी चालू हुई। तो ये जो सही और गलत का लड़ाई जो मेरे ख्याल से आपकी स्कूल के बाद से चालू हुई, तो उसी का परिणाम है क्या जनमन, जो आपकी नई सोच है? जनमन अभी आप देख रहे होंगे फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे। जनमन एक संस्था हम बना रहे हैं। अभी तो वो एक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, और जनमन फाउंडेशंस के तौर पे काम कर रहा है। बट आपने एक बहुत अच्छा